मॉर्निंग। कहाँ थे? अरे भाई 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, टाइम से क्लास लीजिए क्या भाई। और मेरा 5-10 मिनट लेट ही होता है स्टार्ट, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं ऑफलाइन भी, है ना। तो उनको खत्म करके सुबह 7 बजे से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, 9 बजे में फुर्सत होता हूँ, उसके बाद आपकी क्लास रहती है, तो लगातार थोड़ा थोड़ा सा टाइम सबर रखो यार। अच्छा, रात भर से वेट कर रहे हो? अच्छा, काहे भाई इतना क्या क्या कुछ मारोगे और होगे क्या? अच्छा। प्रोविजंस एज टू हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 19, ड्रिंकिंग वाटर। इन एवरी माइन इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड। है ना, देखो हर एक माइंस में ना ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए ताकि लोग बाग ठंडा ठंडा पानी मिले, है ना, सभी को ठंडा ठंडा पानी देना है माइंस में। ठंडा ठंडा पानी दोगे तो ठंडे ठंडे होके काम करेंगे, एकदम ठंड रखेंगे। टेंशन में काम थोड़ी करना है यार, है। जितने भी अब जहां जहां पे पानी प्रोवाइड कराना है तो वहां सीधे सीधे ये बोलता है कि आप ड्रिंकिंग वाटर का एक बोर्ड लगा दो, और वो ड्रिंकिंग वाटर जो लिखा रहना चाहिए ना, वो जो है तो ज्यादातर लोगों के द्वारा जो समझ में आ सके उस लैंग्वेज में लिखा रहना चाहिए। गुजरात में है तो गुजराती में लिख दीजिए, महाराष्ट्र में है तो मराठी में लिख दीजिए, है ना। तो लोकल लैंग्वेज पे आप लैंग्वेज में आपको जो है तो ड्रिंकिंग वाटर लिख के रखना है, जहां पर भी आपने पानी पीने की व्यवस्था जो है तो करवा के रखी है। अब जहां पर भी पानी पीने की व्यवस्था करवा के रखी है उसके 6 मीटर के भीतर कोई भी धोने या करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूरिनल और लैट्रिन्स का जो है तो वहां पे नहीं बने होने चाहिए। हाँ, अगर चीफ इंस्पेक्टर ने बोल दिया है तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो सीधे सीधे चीफ इंस्पेक्टर को परमिशन दे दी गई है यहाँ पे। अगला है सेक्शन नंबर 20, कंजर्वेंसी। कंजर्वेंसी में ये बोलता है कि भाई सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन्स और यूरिनल्स बनाए, मतलब पर्याप्त नंबर में होना चाहिए, ये नहीं कि कम पड़ गया, है ना। जब पर्याप्त होने चाहिए ताकि जो है तो सफिशिएंट मात्रा में रहेगा तो जिसको जब जाना होगा तो जा सकता है ना। मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग बना के रखिए, और 24 घंटे खुला रहना चाहिए, 24 घंटे हर समय खुला रहना चाहिए। ये नहीं कि ताला लगा के चल दिया, अब किसी को कुछ आया है तो बेचारा वो दौड़ पड़े फिर बॉटल वॉटल लेके, है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी लेट्रिन्स और यूरिनल्स हैं उन सभी को बकायदा वहां पे लाइटिंग प्रोवाइड करा के रखो, लाइटिंग अरेंजमेंट करके रखो, वेंटिलेटेड रखो, हवा हवा आती जाती रहे, नहीं तो गंद फैल जाएगी, है ना। और उनको साफ सुथरा रखो, सैनिटरी कंडीशंस में रखो, मतलब एकदम साफ सुथरा क्लीन एकदम, है ना। तो इस तरीके का आप जो है तो मेंटेन करके रखेंगे अपनी माइंड्स में लैट्रिन्स वगैरह, यूरिनल्स वगैरह, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि सफिशिएंट नंबर्स में यूरिनल्स और लैट्रिन्स जो है तो माइंस में आपको प्रोवाइड करानी है। अब सेक्शन नंबर 21, मेडिकल अप्लायंसेस। अब हर एक माइंस में जो है तो क्या प्रोवाइड कराना है, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह प्रोवाइड कराना है, कपबोर्ड्स प्रोवाइड कराना है, और उनको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हाँ, पूरे वर्किंग आवर्स में ये सारी चीजें जो है तो मेंटेन करके रखना है आपको, कि जब तक काम चलता है माइंस में, जब तक माइंस में काम चलता है तब तक ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, बीजीएफ नहीं सुने देती हो? अरे यार भूल गया, कल वो क्या है ना, वो बनाने में व्यस्त था मैं, ईएमटी का लेक्चर तो देखे भी होंगे, प्रोवाइड तो करा ही दिया हूं, है ना। तो उसके कारण थोड़ा याद नहीं रहा। हो गया, जीएफ को बोल दो अभी रुको, शादी तुमसे नहीं करेंगे, तुम अभी दूसरे यूज के लिए हो, ठीक है। शादी तो मम्मी पापा के हिसाब से ही होगी। नौकरी मिलेगी तो और अच्छी जगह शादी करोगे, दहेज वहेज लोगे कि एवं ही है? ढेर सारा पैसा लेना, ढेर सारा, छोड़ना नहीं। हाँ, तो जितने भी फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड्स आप प्रोवाइड कराते हो, कपबोर्ड्स मतलब अलमीरा टाइप से होता है, उसमें अपन का पूरा फर्स्ट एड वाला सामान रखा रहता है, दवाई
गोली दवाई दारू दर्पण वगैरह सब कुछ रखा रहता है ना। तो वो किसी, लेकिन हाँ एवं ही नहीं छोड़ देना है, नहीं तो क्या करते हैं ना माइंस में वर्कर्स, कहीं की कैंची पा गए कैंची घर उठा के ले जाएंगे, कहीं कुछ डिटॉल उटॉल पा गए तो डिटॉल घर उठा के ले जाएंगे, साबुन उठा के ले जाते हैं घर। तो क्या है ना कि वहां पे एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने वाला एक ट्रेंड पर्सन को बैठा के रखो जो कि हर वक्त अवेलेबल रहे और उसकी निगरानी में रहे। पहली बात तो उसके चार्ज में ये दोनों चीजें रहे। दूसरी बात वो एक काम और कर देगा ना कि मान लो कोई बंदा है तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो हॉस्पिटल भेजा जाएगा, डिस्पेंसरीज भेजा जाएगा, ठीक है। अब अरेंजमेंट इस प्रकार के अरेंजमेंट करने हैं कि हॉस्पिटल्स हो आसपास या कोई डिस्पेंसरी हो, है ना, ताकि जो माइंस में वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो माइंस में वर्कर्स काम कर रहे हैं, सीरियस बॉडीली इंजरी होने पर या बीमार पड़ने पर उनको जो है तो मेडिकल दिया जा सके, ठीक है। अब एक किसी माइंस में 150 से अधिक अगर वर्कर्स हैं, किसी माइंस में 150 से अधिक अगर वर्कर्स हैं तो फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड कराना पड़ेगा और वो फर्स्ट एड रूम का इंचार्ज कौन होगा, कोई मेडिकल या फिर नर्सिंग स्टाफ जो है तो होगा, ठीक है। अगला बोलता है सेक्शन नंबर 22, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स व्हेन कॉजेस ऑफ डेंजर्स नॉट एक्सप्रेसली provided against exist or when employment of person is dangerous। अब देखिए इसमें है क्या कि इंस्पेक्टर के पास स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है, कि अगर कहीं पर ऐसा होता है माइंस में कि वर्कर्स की लाइफ को किसी भी प्रकार से खतरे में है या सेफ्टी खतरे में है वर्कर्स की, तो वो वहां पर वर्कर्स के काम करने को रोक सकता है, ठीक है। वर्कर्स को काम करने से वहां पर रोक सकता है। अब ओनर एजेंट और मैनेजर अगर यह करने में जो है तो फेल हो जाते हैं तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेज देंगे, ठीक है, मतलब कि भाई हम नहीं कर पाए हैं, है ना। या फिर तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर जो है तो माइंस में मतलब कि जो चीजें बोली गई हैं, मतलब कि जो नियम एवं कानून से चीजें बोली गई हैं उनमें अगर ओनर एजेंट और मैनेजर वो करने में अगर फेल हो जाते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर वहां पे काम करने के लिए मना कर सकता है, ठीक है। अब चीफ इंस्पेक्टर जो है तो राइटिंग में कहीं पर भी पिलर्स का रिडक्शन करने से रोक सकता है, पिलर्स का एक्सट्रैक्शन करने से रोक सकता है, ठीक है। मतलब अगर अब ये ऐसे ही नहीं मना कर देगा चीफ इंस्पेक्टर के यहाँ पे डिप्लरिंग नहीं करना है, सीधी सीधी बात डिप्लरिंग करे की बात करता है, तो डिप्लरिंग नहीं करना है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ओपन कास्ट से हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, एक्ट में है तो यार एक बार देख लो। बाकी डिप्लरिंग ऑपरेशन करने से चीफ इंस्पेक्टर कहीं भी रोक सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई उसको अगर ऐसा लगता है कि वहां पे पिलर्स की क्रशिंग होगी अंडरग्राउंड में या प्रीमेच्योर कोलैप्स होगा, कोई भी वर्किंग पार्ट का हो सकता है डिप्लरिंग करने के कारण, तब वो मना कर सकता है, अभी नहीं मना कर देगा, ठीक है। अब जितने भी पर्सन का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट हुआ है ना, मतलब कि अगर मान लो, अब सीधी सी बात है, अगर माइंस में काम करने से मना कर दिया चीफ इंस्पेक्टर ने, अगर माइंस में काम करने से मना कर दिया है तो उस केस में तो सबके सब घर में बैठ जाएंगे, सबके सब घर में बैठ जाएंगे तो एक दिक्कत ना हो जाएगी। तो सीधे सीधे बोलता ओनर एजेंट और मैनेजर उस समय उनको जब तक वो बैठते हैं घर में उनको पूरी सैलरी देनी है, ठीक है। या फिर दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है जिसका सैलरी सेम हो, ठीक है। ओनर एजेंट और मैनेजर उस माइंस के क्या है करेंगे, जिस दिन भी उनको जो है तो नोटिस मिलता है, जिस दिन भी उनको नोटिस मिलता है कि चीफ इंस्पेक्टर ने या इंस्पेक्टर ने ये ऑर्डर पास किया है, ठीक है, किसी इंस्पेक्टर ने मान लीजिए ऑर्डर पास किया है, ठीक है, ऑर्डर पास किया, उसकी नोटिस भेज दी ओनर एजेंट और मैनेजर को, तो ओनर एजेंट और मैनेजर 10 दिन के भीतर चीफ इंस्पेक्टर से अपील कर सकते हैं। और अगर चीफ इंस्पेक्टर ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसकी नोटिस दी है, तो 20 दिन के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है तो चीफ इंस्पेक्टर के अगेंस्ट जो है तो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये दो चीजें याद रखने वाली आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर इंस्पेक्टर कोई नोटिस देता है, ऑर्डर पास करता है, तो 10 दिन के भीतर जो है तो अपील कर सकते हैं इंस्पेक्टर के अगेंस्ट। किससे करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से। और अगर चीफ इंस्पेक्टर कोई ऑर्डर या नोटिस पास करता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं 20 दिन के भीतर, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो खुद अगर सॉल्व करे तो ठीक है, नहीं तो
2 महीने के भीतर किसी कमिटी को रेफर कर देगा कि भाई आप ये देखो, ये क्या है, क्या इस लड़के का क्या मैटर है, देखो जाके थोड़ा, है ना। तो कमिटी आएगी वहां पे, पूरा सुनवाई करेगी, प्रोसीडिंग्स करेगी, फिर डिसाइड करेगी। सेक्शन नंबर 23, नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स की नोटिस भेजनी है, अब भेजो समय समय से। अब माइंस में अगर कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण किसी की मौत हो जाती है, बॉडीली इंजरी हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, आग लग जाती है ना, ये फलाना जितने भी दिए हुए हैं ना, ओवर वाइंडिंग वगैरह, प्रीमेच्योर कोलैप्स वगैरह, रोप टूट गया, नॉक्सियस गैस हो गई, इन्फ्लेमेबल गैस निकल रही है, मतलब कुछ भी हो गया, किसी भी प्रकार का अगर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो नोटिस भेजेंगे। ठीक है, और नोटिस कब भेजेंगे? तुरंत, फोर्थ विथ, तुरंत, तुरंत नोटिस भेजना है, इमीडिएटली। ठीक है, तुरंत ही नोटिस भेजेंगे। और जो नोटिस भेजते हैं उसकी कॉपी को नोटिस बोर्ड पे, माइंस की नोटिस बोर्ड पे कम से कम 14 दिन तक लगा के रखना है। ठीक है, अब इसका एक रजिस्टर भी, पानी नहीं है, इसका एक रजिस्टर भी ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो मेंटेन करके रखेंगे, जिसमें कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, है ना, उन सभी का पूरा डिटेल उसमें रहेगा। ठीक है, सारे, और उनका एक्सीडेंट के कारण अगर रिपोर्टेबल इंजरी होती है तो, ठीक है, उन एक्सीडेंट्स के कारण अगर रिपोर्टेबल इंजरी या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी होती है तो उस केस में, उस रजिस्टर में, उसमें एंट्री की जाएगी। ठीक है, अब इस एंट्री की कॉपी हर 3 महीने में कम से कम एक बार जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को भेजा जाना चाहिए। हम्म, अब बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ माइंस में जिसमें किसी की जिंदगी चली गई, है ना, किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी बोले तो कंपनसेशन अथॉरिटी हो गया, और भी बहुत सारी जो अथॉरिटीज बनी है, मतलब कि डीसी, चीफ इंस्पेक्टर भी अपना इंक्वायरी बैठाएगा, है ना, तो सबके सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से इंक्वायरी बैठा देती है, तो ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं ये क्या करेंगी? ये इंक्वायरी करेंगी। ठीक है, तो इंक्वायरी मतलब सीधे सीधे ये में बोलता है कि ठीक है, क्या बोल के रखा है आपको रेगुलेशन में बोला है कि 72 घंटे के भीतर अगर आके कोई देखता है, इंस्पेक्टर इंक्वायरी करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो अपना काम रेज्यूम कर दो, वर्क रेज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, हम इंतजार ज्यादा दिन नहीं करने वाले हैं। तो अगर इंक्वायरी मान लो 3 दिन बाद बहु भी नहीं आ रहा है ना, बहुत लंबा समय बीत गया, तो ये नहीं कि 1-2 साल बाद आके बोलता है अरे यहाँ एक्सीडेंट हुआ था यार, हम सुने थे, नोटिस मिला था एक, है ना, तो ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो क्या करना है भाई, 2 महीने का समय दे रही है एक्ट, 2 महीने का टाइम दे रहा है, 2 महीने के भीतर भीतर इंक्वायरी कर लो तो ठीक है, नहीं तो बात को रफा दफा करो। ठीक है, अब जितनी भी कॉपीज हैं एंट्रीज की, मतलब रजिस्टर जो मेंटेन किया जा रहा है उसमें जितनी भी एंट्रीज करोगे तो उसकी सारी कॉपीज को ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो 20 जनवरी, हर साल 20 जनवरी या उसके पहले चीफ इंस्पेक्टर को भेज दिया करेंगे सारी एंट्रीज की कॉपीज। ठीक है, एक तो हर 3 महीने में भेजना है ना, इनकी कॉपीज जो रिपोर्टेबल इंजरीज वाली कॉपीज होती हैं उनको हर 3 महीने में भेजना है, और माइंस में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना, उनका, और फिर इसी रजिस्टर की कॉपीज को जो है तो हर साल जैसे एनुअल रिटर्न सबमिट होता है ना, तो वैसे ही भेजना है कि हमारे माइंस में इतने एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, अब एक्सीडेंट की साइट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करने हैं जब तक चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो है तो परमिशन नहीं दे दें। ठीक है, जिनको भी आपने मतलब नोटिस भेजा है उसी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ, क्या हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर आपको आगे और एक्सीडेंट हो सकते हैं, उस एक्सीडेंट वाली जगह को अगर आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो और भी एक्सीडेंट का खतरा बना है, या फिर डेड बॉडीज को रिमूव करना है वहां से, या फिर रेस्क्यू करना है किसी बंदे को, है ना, तो या फिर आपके वहां पर काम रुकने के कारण डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है काम रुका हुआ है तो उसके कारण आपकी माइंस, पूरी माइंस का जो है तो काम अफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आप जो है तो कर सकते हो। अगर जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो डिस्टर्ब करो, अपना काम चालू कर लो। ठीक है, अब जहां पर चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर फेल हो जाते हैं
कि भाई 72 घंटे के भीतर अगर नहीं आ पाते हैं तो उस जगह पे आप काम को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या बोलता है, कंडीशन क्या है, वहां की फोटो खींच लो या स्केच तैयार करवा लो। पहले के जमाने में स्केच तैयार होते थे, आज के टाइम में फोटो खींची जाती है। ठीक है, तो फोटो खींच के रख लो और जो है तो वहां पे चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जिसको भी आपने नोटिस भेजा है उसको जो है तो भेज दीजिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, बहुत हो गया। नहीं, शॉर्ट नोट नहीं है, तेज हो गया। अरे यार, कल बोल रहे थे बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, क्या बताऊं। रो 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 रो, एक सेकंड पानी ले आऊं। हम्म, चलो एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, अभी फिर से बता दूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। अब कहीं पर अगर एक्सीडेंट होता है माइंस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो इंक्वायरी बैठा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि अगर माइंस में कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो इंक्वायरी कौन बैठा सकता है। ठीक है, अगर उसको लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठा सकती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करेगी। ठीक है, अब कॉम्पिटेंट पर्सन एक हो सकता है, किसी एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, या एक से अधिक बंदे हो सकते हैं। ठीक है, जिनको कि उसके बारे में पूरा लीगल नॉलेज हो। ठीक है, उसको पता हो कि भाई एक्ट के अनुसार ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो उस केस में आपका जो है तो वो आके पूरा चेक करेगा। दूसरा, एज एन इवेल्युएटर होगा, वो ये भी इवेल्युएट करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कितना गलती हुई है माइंस वालों के कारण जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, अब जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है इंक्वायरी करने के लिए, उसके पास पूरी पावर्स होती हैं, और उसके पास जो पूरी पावर्स होती है वो किसके अनुसार होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अनुसार होती है। ठीक है, वो किसी भी बंदे को जो है तो गवाही के देने के लिए बुला सकता है, गवाही देने के लिए बुला सकता है। ठीक है, या किसी को यह भी बोल सकता है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मुझे इंक्वायरी करनी है। ऐसा बंदा जो है तो इंस्पेक्टर के सारे पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये बंदा अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे जाके सबमिट कर देगा, जिसमें कि यह बताएगा कि आखिर एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, क्या वहां पे सरकमस्टेंसेस थे, वहां पर क्या ऐसा माहौल था जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ, या फिर कोई दूसरा अगर अब उसने चीजें देखी हो जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ हो, तो वो सारी डिटेल्स वो वहां पर अपनी रिपोर्ट में लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। सेक्शन नंबर 25, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। अब कहीं पर अगर कोई बंदा जो है तो नोटिफाइड डिसीज से सफर करता है, तो उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेंगे और रिक्वायर्ड अथॉरिटीज को नोटिस भेजेंगे। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अगर नोटिफाइड डिजीज पाया जाता है तो कितने समय के भीतर और किस फॉर्म में उसकी एंट्री की जाती है, कितने समय के भीतर और किस फॉर्म में उसकी एंट्री की जाती है, और कितने समय के भीतर जो है तो पता चलने के कितने दिन के भीतर जो है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेज देंगे।
अब अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर यह पाता है कि जो वर्कर, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, कि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को यह समझ में आता है कि जो माइंस में वर्कर काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की नोटिफाइड डिजीज है, तो वो बिना किसी देरी के चीफ इंस्पेक्टर को जो है तो इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा हुआ कि भाई कोई बंदा पीएमई कराने गया अपना, और पीएमई कराने गया तो उसका पता चला कि मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं पाएगा, भाई ये तो बीमार है, वो भी कैसी बीमारी जो कि नोटिफाइड डिजीज है। नोटिफाइड डिजीज मतलब कि माइंस में काम करने के कारण उसको बीमारी हुई है। तो उस केस में जो है तो ये नोटिस भेजता है चीफ इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर को ये क्या बताएगा, जो पेशेंट है उसका नाम और एड्रेस, जिस बीमारी से वो सफर कर रहा है वो बताना है। ठीक है, और माइंस का नाम और एड्रेस, ठीक है, जहां पर वो वर्कर काम कर रहा है या फिर पहले काम कर रहा था। अब अगर चीफ इंस्पेक्टर को ये सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ना, कि वो बंदा नोटिफाइड डिजीज से सफर कर रहा है ना, जो रिपोर्ट उसके पास आई है सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा, सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा जो रिपोर्ट उसके पास आई है, तो चीफ इंस्पेक्टर अगर सेटिस्फाई हो जाता है, भरोसा कर लेता है, ठीक है, तो ठीक है, वो क्या करेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर को फीस देगा। ठीक है, और ये फीस जो है तो ये कहां से रिकवरी करेगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर से रिकवरी करके फिर देगा। ठीक है, जिनके कारण उस बंदे को बीमारी हुई है। अब अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने नियम एवं कानून से कोई चीज करने में फेल हो जाता है ना, या गलत जानकारी देता है, तो उसको 50 रुपया का फाइन लगेगा। आज के समय में 50,000 है वो। ठीक है, आपका जो एक और है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, 2020 में बना था, क्या नाम भूल गया मेरे को उसका, तो उसमें 50,000 तक फाइन पहुंच चुका है। 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, इस टाइप से फाइन देके बना के रखे हैं उसमें। ठीक है, फॉर्म 5, अच्छा, गुड, विद इन 3 days। पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉजेस ऑफ डिजीज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो किसी भी बंदे को, अब देखिए जैसा मैंने बताया था, कहां पर आपको यहां पे नियम बताए थे ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक बंदे को अपॉइंट करेगी, वो बंदा इंक्वायरी करेगा, माइंस में जाएगा, लीगल, और उस बंदे को एक या एक से अधिक बंदे हो सकते हैं, वो लीगल नॉलेज होना चाहिए उसको, इवैल्यूएटर होना चाहिए, मतलब पता बता सके कि हाँ किस लेवल का जो है तो दुर्घटना है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जितनी चीजें हमने पढ़ी सेक्शन नंबर 24 में, वो सारी चीजें आपको कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर सेक्शन नंबर 26 में दिया हुआ है। ठीक है, कि वो तो एक्सीडेंट के लिए बंदे को अपॉइंट किया, यहां पर बंदे को किसके लिए अपॉइंट कर रहे हैं, नोटिफाइड डिजीज के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है तो एक या एक से अधिक बंदे होने हो सकते हैं, नोटिफाइड डिजीज की इंक्वायरी करेंगे ये, उनके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि वो एज ए इवैल्यूएटर काम कर सकें। इंक्वायरी जो है तो सेक्शन नंबर 24 के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अगला है सेक्शन नंबर 27, जिसमें कि रिपोर्ट्स की पब्लिकेशन की बात किया है, कि भाई जो रिपोर्ट आती हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं इंक्वायरी की, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है तो सेक्शन नंबर 12 के अनुसार जो है तो सबमिट की जाएंगी। ठीक है, जितनी भी इंक्वायरी की रिपोर्ट्स हैं सेक्शन नंबर 12 के अनुसार सबमिट की जाएगी, जैसा कि उसमें कहा गया है। और सेक्शन नंबर 24, 26 और 24 में जो भी बातें कही गई उनकी रिपोर्ट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12, 24 या 26 के अनुसार जो है तो पब्लिश की जा सकती हैं। ठीक है, जितनी भी रिपोर्ट्स को सबमिट किया गया है, जितनी भी रिपोर्ट सेक्शन 12, 26 और 24 में है,
तो उन सारी रिपोर्ट्स को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, है ना, फिर से बता देता हूं कि जितनी भी रिपोर्ट्स जो है तो सबमिट की गई हैं, किसके किसके सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन के अनुसार, 12, 26 एंड 24 के अनुसार, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको पब्लिश कर सकती है, अगर नहीं चाहती है तो पब्लिश नहीं करेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं टॉप से, टॉप टू बॉटम। अबे रुक, अरे ड्रिंकिंग वाटर, हर एक माइंस में ठंडे पानी की व्यवस्था करें। जहां पर भी व्यवस्था की है वहां पे लोकल लैंग्वेज में ड्रिंकिंग वाटर का बोर्ड लगा दे, है ना, जो कि ज्यादातर लोगों के द्वारा जो भाषा समझ में आती हो वो भाषा में। ड्रिंकिंग वाटर जहां पर आपने किया है वहां ड्रिंक पानी पीने की जहां भी व्यवस्था आपने की है वहां उसके 6 मीटर के भीतर कोई भी यूरिनल और लैट्रिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अगर चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल ले लिया है तो रख लो, जगह कम है तो। ठीक है, सेक्शन नंबर 20 में बोलता है कंजर्वेंसी के बारे में कि भाई पर्याप्त मात्रा में लैट्रिन्स और यूरिनल्स बनाइए, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट बनाइए, बकायदा लाइट लगा के रखिए, वेंटिलेशन दीजिए, वहां पर साफ सुथरा रखें, है ना। तो ये चीज जो है तो कंजर्वेंसी में यहाँ कहता है। सेक्शन नंबर 21 में बोलता है मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में कि माइंस में जो है तो फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड जो है तो मेंटेन करके रखने हैं। जब तक माइंस में काम चल रहा है तब तक वो अवेलेबल होने चाहिए, है ना। फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड एवे ही नहीं छोड़ना है, एवे ही नहीं छोड़ना है। उनके उसके पास जो है तो उसका जो कि उसको किसी के चार्ज में छोड़ना है जो कि एक ट्रेंड पर्सन हो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का, और वो जब तक माइंस में काम कर चलता है तब तक अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रकार के अरेंजमेंट करने हैं कि भाई हॉस्पिटल्स वगैरह और डिस्पेंसरीज की भी व्यवस्था कर दीजिए, ताकि माइंस में अगर किसी को बॉडीली इंजरी होता है या बीमार पड़ जाता है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल वगैरह ले जा सके, डिस्पेंसरीज में ले जाया जा सके और इलाज करवाया जा सके। अगर माइंस में 150 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो एक फर्स्ट एड रूम अलग से आपको बना के रखना पड़ेगा, जिसका इंचार्ज कोई मेडिकल या फिर नर्सिंग स्टाफ होगा। Section number 22, powers of inspectors when causes of dangers not expressly provided against exist or when employment of persons is dangerous। तो बोलता इसमें सिर्फ ये बोलता है कि अगर इंस्पेक्टर की पावर की बात करता है, ठीक है, इंस्पेक्टर की पावर की अगर बात करता है तो इसमें ये बोलता है कि अगर इंस्पेक्टर के पास जो इतनी पावर है कि मान लीजिए कोई खतरा है माइंस में, वर्कर्स को कोई खतरा है माइंस में, है ना, मतलब या फिर उनकी सेफ्टी जो है तो खतरे में है, तो उस केस में वो वहां पर भले वो चीजें नहीं प्रोवाइड की गई हैं, है ना, उनके बारे में कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि इसके कारण, है ना, नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगेंस्ट एग्जिस्ट, मतलब कि पूरी तरह से देखो अभी उसको ये आपको सामने देख के नहीं समझ में आएगा कि वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसको कहीं ना कहीं ऐसा डाउट होता है कि हाँ वहां पर अगर मेरे वर्कर्स गए तो उनकी जान को खतरा है, तो उस केस में वो वहां पर काम को करने से रोक सकता है। अब ओनर एजेंट और मैनेजर, अगर ओनर एजेंट और मैनेजर अगर ये करने में फेल हो जाते हैं, मतलब कि क्या कर सकते हैं, जो चीफ इंस्पेक्टर ने बोला है क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर कुछ ना कुछ फिर रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि आप ये सेफ्टी फीचर्स यूज करिए, उसके बाद आप जो है तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर को इस बारे में वो नोटिस भेजेंगे, है ना, कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर जो है तो उनको क्या बोलेगा कि भाई आप माइंस में काम मत करवाइए। ठीक है, यहाँ पर पिलर्स का या एक्सट्रैक्शन न करवाइए या रिडक्शन न करवाइए, जहां पर उसको ये लगता है चीफ इंस्पेक्टर को कि यहाँ पर प्रीमेच्योर कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर वहां पे आप प्रोवाइड करा देते हो, क्या कि आप एक्स्ट्रा में क्या प्रोवाइड करा दोगे, एक्स्ट्रा में आप सपोर्ट वगैरह दे दो, चीफ इंस्पेक्टर को बता दो कि हाँ हमारी माइंस में ऐसी कंडीशन है तो हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो उस केस में वो परमिशन दे सकता है आपको काम करने का, अदरवाइज वो नहीं देगा। हाँ, अब जब तक अब देखिए, चीफ इंस्पेक्टर ने वर्कर्स के काम करने पे रोक लगा दी है। अब वर्कर्स के काम करने पे जब उसने रोक लगा दी, तो उस केस में सारे के सारे वर्कर्स तो क्या हो गए, घर बैठ गए, है ना। तो उस केस में बोलता है कि जो ओनर एजेंट और मैनेजर हैं, जो ओनर एजेंट और मैनेजर हैं जो ओनर एजेंट और मैनेजर हैं, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, मतलब कि उन वर्कर्स को जो है तो पूरा सैलरी देंगे और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है तो प्रोवाइड कराएंगे। ओनर एजेंट और मैनेजर माइंस के जो है तो 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, जिस दिन भी मतलब मान लीजिए अगर इंस्पेक्टर ने कोई नोटिस पास किया, कोई नोटिस दिया, तो उसके 10 दिन के भीतर चीफ इंस्पेक्टर से अपील कर सकते हैं। और अगर चीफ इंस्पेक्टर ने कोई नोटिस या ऑर्डर दिया तो उसके 20 दिन के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 महीने के भीतर भीतर कमिटी को रेफर कर देगी वो। ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें याद रखिएगा। नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट्स, सेक्शन नंबर 23। एक्सीडेंट्स की नोटिस 22A शायद नहीं लिखा हूं मैं, एक बार 22A मैं कल जो है तो इंक्लूड करके फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, 22A वाला मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो फिर आपको बता दूंगा वहां पे शॉर्ट में थोड़ा सा। तो माइंस में जब कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, इनमें ये पूरी लिस्ट दी हुई है, इनमें से कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो ओनर एजेंट और मैनेजर जो है तो तुरंत ही जो है तो नोटिस भेजेंगे। ठीक है, और नोटिस का एक कॉपी जो है तो नोटिस बोर्ड पे कम से कम 14 दिन तक लगा के रखेंगे। ओनर एजेंट और मैनेजर जो है तो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसमें कि एक्सीडेंट के बारे में पूरी डिटेल्स होगी, रिपोर्टेबल इंजरी वगैरह है अगर तो, और या फिर सीरियस बॉडी इंजरी है तो उसके केस में पूरा का पूरा एक्सीडेंट की एक रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे। उस एक्सीडेंट की एक कॉपी जो है तो उस रिपोर्ट, मतलब जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो उसके में जो भी एंट्रीज हो रही है, उन एंट्रीज की एक कॉपी जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को हर 3 महीने में कम से कम एक बार भेजेंगे। एक्सीडेंट की नोटिस, अब एक्सीडेंट की नोटिस मिलने के मतलब ऐसा एक्सीडेंट जिसके कारण क्या हो गया कि किसी की जिंदगी चली गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो जो अथॉरिटी है जिनको भी नोटिस भेजा गया है, तो वो लोग नोटिस रिसीव करने के 2 महीने के भीतर जो है तो वहां पर आके इंक्वायरी करेंगे, अदरवाइज फिर नहीं करेंगे। ठीक है, नोट अब जितनी भी एंट्रीज होती है रजिस्टर में, साल में एक बार इकट्ठा पूरा फिर जाता है एनुअल रिटर्न के जैसे, है ना। और ओनर एजेंट और मैनेजर ये हर साल 20 जनवरी या उसके पहले जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करेंगे। एक्सीडेंट वाली जगह को डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक ओनर और सॉरी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से आप परमिशन नहीं ले लेते हैं, जिनको भी आपने नोटिस भेजा है। ठीक है, हाँ अगर जरूरी है, चाहे किसी की डेड बॉडी रिमूव करना हो या फिर आपका माइनिंग वर्किंग, आपकी माइंस की इफेक्ट हो रही हो वो काम रुकने के कारण, तो उस केस में भी आप जो है तो क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं उस जगह को। और अगर किसी के आपको रेस्क्यू का काम करना है ना, तो उस केस में भी आप जो है तो उस जगह को डिस्टर्ब कर सकते हो। हाँ, बस वहां की क्या करनी है, फोटो खींच के रख लेनी है। अगर 72 घंटे के भीतर एक्सीडेंट वाली जगह पे इंक्वायरी करने नहीं आता है इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर, तो उस केस में उस जगह को आप क्या कर लोगे, वहां पर काम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब डिस्टर्ब कर सकते हो उस जगह को, सिंपल बात ये बोलता है। अब मान लीजिए इंक्वायरी बैठानी है, तो एक्सीडेंट के केस में इंक्वायरी कैसे बैठाएगा ये तो मैं अभी बता ही चुका हूं, है ना।
तो यहाँ तक तो हो गया, अच्छे से हो गया था कि एक्सीडेंट के केस में इंक्वायरी कैसे बैठानी, एक बंदा अपॉइंट, एक या एक से अधिक बंदे को अपॉइंट करेंगे जिनके पास लीगल नॉलेज हो, है ना, जो कि एज एन इवेल्युएटर एक्ट कर सके। इनके पास जो है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19 नोट के अनुसार, 1908 के अनुसार इनके पास पावर्स होती है कि किसी को भी विटनेस बना सकते हैं अगर इन्हें लगता है तो, और किसी मतलब किसी को भी ये बोल सकते हैं कि भाई हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, ठीक है। तो ये, और इसकी रिपोर्ट ये किसको देते हैं, सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। जिसमें कि ये क्या बताएंगे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या कंडीशंस थी, और भी जो जरूरी ऑब्जर्वेशन होगा वो जरूरी चीजें वो वहां पर बताएंगे, ठीक है। नोटिफाइड डिजीज के केस में, नोटिफाइड डिजीज के केस में मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर पता चलता है, ठीक है, एक तो हो गया कि भाई ओनर एजेंट और मैनेजर भेजेंगे चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस। एक ये हो गया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है तो क्या करेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर ये मिल जाता है तो वो सीधे चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट कर देगा। चीफ इंस्पेक्टर अगर सहमत हो जाता है कि हाँ यार तुम तो सही बोल रहे हो दोस्त, तो वहां पर मेडिकल प्रैक्टिशनर को वो पैसा भी देगा, और ये पैसा वो किससे लेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर से लेगा, ठीक है। और जो जिनकी माइंस के कारण जो है तो एक्सीडेंट, ये नोटिफाइड डिसीज हुई है उस बंदे को, उनसे, ठीक है। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है तो गलत जानकारी देता है तो उसको बोलेगा निकाल पैसा। बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। आगे, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, धोने की जगह, मूत्रालय, शौचालय से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब पानी पीने वाली जगह इनसे कितनी दूरी पर होनी चाहिए, किससे, क्या बोलते हैं, यूरिनल्स और लेट्रिन से। 6 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 30 मीटर। आसान क्वेश्चन है, आसान है ना। यहाँ पे आते हैं अच्छे क्वेश्चंस। इसमें जो चीजें आपको मतलब आगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे आप, तो वो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपका क्वेश्चंस में है कि माइंस में नियोजित कितने व्यक्तियों के ऊपर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी, बताएं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पहले ही है इसमें, बताइए। माइंस खान में काम करने वाले कितने व्यक्तियों पर एक मूत्रालय शौचालय बनाया जाएगा, 50, 100, 150, 500। माइंस में नियोजित कितने पर्सन के ऊपर फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा, 150, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 5000, ऑप्शन नंबर डी 50। अगला सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, माइंस में किस जगह इंजन हाउस वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों के काम करने पर फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है, 50, 150, 500, 1000। जो भी इस सवाल का जवाब गलत देगा उसको 500 रुपए मिलेगा। पावर ऑफ प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस कम अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952। मतलब कि माइंस में काम करने से जो रोक लगाई जाती है वो किस सेक्शन में आता है, 22, 22A, 13, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो मैनेजर, ओनर और एजेंट उस एक्सीडेंट का नोटिस कितने दिनों तक नोटिस बोर्ड पर लगाकर रखेंगे, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। जब कभी माइंस में उसके आसपास एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल इंजरी हो जाए तो माइंस का मैनेजर, ओनर, एजेंट उस एक्सीडेंट का रिकॉर्ड कम से कम कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। यदि माइंस में होने वाले एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो अथॉरिटी नोटिस मिलने के कितने दिनों के अंदर उसकी जांच करेगी? 14 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 10वां क्वेश्चन है, माइंस में होने वाले एक्सीडेंट का रिकॉर्ड मैनेजर, ओनर और एजेंट उस वर्ष के संबंध अगले वर्ष किस डेट तक चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को देगा? मतलब कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, तो वो रिकॉर्ड वाला जो रिकॉर्ड है वो साल में एक बार जो है तो किस दिन के पहले, कौन सी डेट के पहले आपको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर में भेजना रहेगा। माइंस में एक्सीडेंट की जगह चीफ इंस्पेक्टर ब्लैंक समय तक, ब्लैंक के बीच में इंस्पेक्शन ना करे तो उस जगह पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ, अब चीफ इंस्पेक्टर अगर आके इंस्पेक्शन नहीं करता है तो कितने समय तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम दोबारा काम स्टार्ट कर देंगे? 24 घंटे तक, 48 घंटे तक, 72 घंटे तक या 96 घंटे तक? इनमें से किस केस में जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे? ठीक है, निम्नलिखित में से किन मामलों में दुर्घटना की हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? फैटल एक्सीडेंट, सीरियस बॉडी इंजरी, फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट, नन ऑफ द अबव। एक्सीडेंट के मामलों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नियुक्त की सरकार की शक्ति किस सेक्शन में बताई गई है? 24, 27, 28, नन ऑफ दिस। इसका आंसर तो बता ही दीजिए, है ना, कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है तो सरकार के मतलब सरकार कैसे अप्रूव करेगी, उसकी पावर्स दिया हुआ है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, तो ये सब चीजें किस सेक्शन में बोला गया है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा इसका गठन किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कोल इंडिया, नन ऑफ दीज। 15वां क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जांच के बाद अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रकाशित करता है? मतलब कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच किया, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ना, वो जो एक बंदे को अपन अपॉइंट कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि भाई आप जाके यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे, ये सब चीजें जो बोलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कोल इंडिया या ऑल ऑफ दीज। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का खर्चा कौन निर्वहन करता है? मतलब कि इसका जो भी खर्चा है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाने का, ये कौन उठाएगा खर्चा? माइंस ऑनर, कोल इंडिया, डीजीएमएस या फिर नन ऑफ दीज? किसी भी बीमारी की नोटिस, है ना, माइंस में नियोजित किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को कितने दिनों के भी अंदर देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन। अब ये रहे आपके आंसर्स, 16, 17 क्वेश्चन तक है। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए पुचुक पुचुक से। तो हम बात कर रहे थे आपके कोर्स की। मैं जानता हूं कि जल्दी है, कभी भी हो सकता है एग्जाम, रिवीजन का भी टाइम देना है, लेकिन हर फैकल्टी कुछ ना कुछ कर रही है। देखिए, अगर आप कहेंगे जल्दबाजी में, विनोद सर उसी चीज में लगे हुए हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड की जाए, और उनका ये मानना है कि जो फैकल्टीज पुरानी है हमारी, जो कि ऑलरेडी यूपीपीएससी में पढ़ाई हैं, है ना, वो अगर अच्छे से फ्री हो जाए, ठीक है,
अच्छे से फ्री हो जाए, तो वहां से फिर हम उन फैकल्टीज को अरेंज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नई फैकल्टीज लाना और फिर उनको जो है तो क्या करना भाई, अब वो अच्छा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो हम लोग जब से पढ़ा रहे हैं, है ना, इतने दिनों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो जो पुरानी फैकल्टीज है, टिका कौन, जो अच्छी फैकल्टीज हैं वो टिकी हैं, आए और गए बहुत, ठीक है, लेकिन हमें उनमें से जो अच्छी फैकल्टीज थी वो अभी तक टिकी हुई है। लेकिन उनमें ये है कि जो अच्छी फैकल्टीज हैं वो अभी व्यस्त हैं किसमें, यूपीपीएससी में। तो एक बार वो वहां से फ्री हो जाए, 18 तारीख को पेपर है, धीरे धीरे सब करके सब फ्री हो रहे हैं अपना काम करके, वहां से जैसे ही फ्री हो जाते हैं तो सारी की सारी फैकल्टीज को आपकी तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एनसीएल का पेपर है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको जो है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ओपन कास्ट का, है ना, तो उनको भी लेक्चर्स अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ओपन कास्ट के हिसाब से क्वेश्चन रहे, तो ताकि आपको एग्जाम में बेस्ट दे सको अपना, आपको 100% देना है एग्जाम में, है ना। लेकिन आप 100% कब दोगे, जब हम लोग अपना 100%, 90% हम लोग जब देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे। अब देखिए मैं भी जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, चैप्टर नंबर 5 तक पहुंचा दिया हूं, है ना। मुश्किल से अगर मेरा होगा विनोद सर, मैं कल फ्री रहूंगा अगर, तो या संडे को जैसे फ्री रहता हूं, तो मैं चैप्टर नंबर सारे का सारा माइंडसेट मेरा संडे तक खत्म हो जाएगा, एक बार में बैठूंगा पूरा खत्म कर दूंगा दिन भर में। तो एक सब्जेक्ट से तो मैं फुर्सत कर दूंगा, उसके बाद देखते हैं आगे के सब्जेक्ट, ठीक है। सब्र रखिए, मिलेगा जो आप चाहते हो वो मिलेगा। अब पैसा कहाँ नहीं चलता यार, उससे हमें नहीं लेना देना है। अरे क्या बात, देखा संजय मेरी बात बोल दिया। 4 से 5 दिन, अरे संडे को खत्म यार, चलो ले लो, संडे को खत्म, संडे को मैं एक्ट खत्म करूंगा। अगर आप कहोगे कि जो चीज चाहिए, चलो एक दिन में मैं एक्ट खत्म करके दिखाऊंगा, एक दिन क्या कोई बड़ी बात है क्या, नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो अगर आप कहोगे उसके बाद कोई दिक्कत है, ठीक है, उसके बाद कोई अगर दिक्कत है कि हाँ मेरा यहाँ पे सर ये चीज छूट गई, ये चीज छूट गई, तो मैं आपको दोबारा से वो चीजें कर लूंगा, ठीक है। बिल्कुल पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, लेकिन संडे तक मैसेज ना आए ग्रुप में क्लास कब चालू होगी। क्या है ना, एक्चुअली में मुझे डिस्टरबेंस बहुत होता है, एक तो आप लोगों के कोई डाउट पूछता है, इस चक्कर में मैं खोल के देखता नहीं हूँ, इसलिए बोलता हूँ मैसेज वैसेज ना किया करो यार ज्यादा, जब जरूरी हो तभी करो, ठीक है। कोई जरूरी बात हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। बिल अरे टाइम से मैं बताया ना यार, मेरा क्लास रहती है 9 बजे, मैं फुर्सत होता हूँ तब तो भागते भागते आता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन कहाँ, कल मिलते हैं और संडे को पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। बनेगा तो बिल्कुल दूंगा, याद नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ, होगा तो मैं देता हूँ, ठीक है। चलो आओ, हो गया।